मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज का जो वीलॉग है वो एक पाकिस्तान में जो डिजिटल बैंकिंग के लिए 5 लाइसेंसेस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं उसके बारे में है। गो के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पिछले कोई 2-3 साल से इसके ऊपर बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा था। और उस वक्त के जो डायरेक्टर थे सोहेल साहब, डायरेक्टर पेमेंट्स, वो अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज पाकिस्तान के अंदर भी 5 लाइसेंसेस जो हैं वो डिजिटल बैंकिंग के लिए दे दिए गए हैं। गो के ऑलमोस्ट दुनिया में अब हर मुल्क के अंदर डिजिटल बैंक के लाइसेंस दिए जा चुके थे और पाकिस्तान भी इसमें काम कर रहा था। लेकिन आपको तो अंदाजा है कि बहुत सी चीज़ों की अप्रूवल्स चाहिए होती कि जिन कंपनीज को वो एवेलुएट कर रहे हैं क्या वो डिजिटल बैंकिंग पाकिस्तान में रन कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार चैलेंजेस हैं जो कि बाकी मुल्कों से अलग हैं, तो इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि वो 5 बैंक या डिजिटल बैंक कौन है जिनको के लाइसेंस दिए गए हैं। उसमें से सबसे पहला है इजी पैसा। आप सब इजी पैसा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो इजी पैसा से हो रही हैं। जो माइनर और टाइनी एंड नो नो किस्म की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एजेंट्स का जाल भी बनाया हुआ है जिससे लेकर वो इसको कर रहे हैं काम को। तो ये तो यकीनी बहुत है, बहुत अच्छी बात है। और इसके पीछे जो है वो 2 कंपनीज हैं। एक टेलीनॉर पाकिस्तान है और दूसरा अलीपे है। अलीपे होल्डिंग जो है चाइनीज कंपनी है। आप सब अलीपे होल्डिंग्स को जानते हैं कि उन्होंने जो अली बाबा स्टार्ट किया और इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अली बाबा के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी चीजें वहां से मंगवाते हैं। दूसरा जो बैंक है वो है होगो बैंक। अब होगो बैंक्स कौन है? बेसिकली होगो जो है ये एक जिट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो कि सिंगापुर की है। और सिंगापुर में मेनली तो इनका काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, वो फाइनेंशियल नहीं है। लेकिन मलेशिया में उन्होंने में भी ये जिट्स के नाम से है कंपनी। और ये जो है फाइनेंशियल भी मलेशिया में करती है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये जो होगो बैंक की बात की है तो अभी उन्होंने एक बहुत छोटा सा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है सिंगापुर के अंदर जो होगो सेव के नाम से है। लेकिन यकीनी बात है होगो सेव और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी डिफरेंट है। लेकिन इसके पीछे 2 बड़ी पाकिस्तान की कंपनीज मौजूद हैं। एक है इटलस कंसोलिडेशन एंड सेकंड है एनएनपी पाकिस्तान। तो ये एटलस ग्रुप लगता है कि इनके पीछे है और जो इनको सपोर्ट पाकिस्तान में प्रोवाइड करेगा वो इटलस ग्रुप ही करेगा। तीसरा बैंक जो है वो है केटी बैंक। केटी बैंक जो है वो कुदा टेक्नोलॉजीज के नाम से ये ग्रुप है। ये नाइजेरिया की कंपनी है और ये सिर्फ अभी तक उन्होंने नाइजेरिया ही में अपना बैंक खोला है, ये डिजिटल बैंक खोला है। और वो ये नहीं है कि टॉप डिजिटल बैंक वहां पर हैं, दे आर नॉट टॉप डिजिटल बैंक। लेकिन वहां पर उनका एक एक्सपीरियंस मौजूद है जो कि शायद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारा कुछ शायद नाइजीरिया से मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पर भी जो है एक इजी पैसा की तरह की एक्सपीरियंस हो चुका है। इसी तरह वहां पर भी जो है बहुत सारे लोग जो हैं उनके अकाउंट्स बैंक्स में नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत बड़ा और अच्छा इकदाम है कि जी नाइजीरिया की एक कंपनी को लाया गया है और वो यहाँ पर जो है अपना बैंक ओपन करेंगे। और उनके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि ऑलरेडी वो एक नाइजीरिया में डिजिटल बैंक चला रहे हैं, ठीक है, केटी बैंक के नाम से। इनके पीछे जो 2 कंपनीज हैं उसमें फातिमा फर्टिलाइजर हैं और दूसरी जो है वो सिटी स्कूल है। यकीनी बात है सिटी स्कूल के अंदर बेशुमार स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान में पढ़ते हैं।
और एक बड़ा नेटवर्क है जो कि उनका मौजूद है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये केटी बैंक कौन सा है, तो आप kudabank.com पर जाकर देख सकते हैं कि वो उनकी एप्लीकेशन कैसी है। दे हैव सच अ एक्सीलेंट ऐप। मुझे एक्सपीरियंस हुआ देखने का, क्योंकि मैं मुख्तलिफ कंट्रीज की जो डिजिटल बैंकिंग हो रही है उसको बहुत क्लोज फॉलो करता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि इन्होंने बहुत अच्छी ऐप डेवलप की है डिजिटल बैंकिंग के लिए। चौथा जो है वो मशरिक बैंक है। मशरिक बैंक इटसेल्फ यूएई में मौजूद है और पाकिस्तान में उसकी एक्चुअली बैंक है, लेगेसी बैंक है। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं कि बैंक ने होते हुए अपना एक डिजिटल बैंक भी खोला है। चैलेंजेस उनको मेरा ख्याल में ये होंगे कि यूएई के अंदर उन्होंने कोई बहुत ज्यादा अभी काम नहीं किया है। एक दे आर गुड इन अ डिजिटल बैंकिंग, लेकिन जो डिजिटल बैंकिंग बैंक के अंदर हो रही है और जो एक डिजिटल कहलाता है मशरिक एनईओ, ये 2022 में लॉन्च किया। मशरिक एनईओ ये भी एक डिजिटल बैंक है, डिजिटल बैंक की तरह की चीज है। तो आप ये देखें कि मशरिक बैंक भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन इस लिहाज से है कि दे आर हैविंग एक्सपीरियंस टू रन द बैंक, दे आर आल्सो हैविंग एक्सपीरियंस टू रन अ डिजिटल बैंक। और ये बहरहाल उनका यूए से निकलकर पहला बैंक होगा आउटसाइड यूए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनके लिए। पांचवा जो है वो है रकमी। रकमी अरबी में वर्ड है डिजिटल। बेसिकली रकमी कहते हैं डिजिटल को। और ये कोइत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पीकेआईसी के अंडर में है। इनकी जो कोइत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, इसकी कोई 5 डिफरेंट डिविजन्स हैं। उसमें से एक डिवीजन जो है वो बल्कि ये खुद इट सेल्फ डिवीजन है, क्योंकि एक उनका है नेशनल टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज कंपनी, NTEC। और उसके अंदर में फिर ये नेशनल कोई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है आती है, लेकिन उसके साथ एक है NR Tech Holding. So NR Tech Holding is one of the company of this group. और ये भी इनके लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैंने नहीं देखा कि ये रकमी जो है कोई मैंने कोशिश भी की कि देखूं कोई ऐप उनकी अगर लॉन्च की है या उन्होंने बहरैन में कोई इस तरह का एक्सपीरियंस किया है तो वो मुझे पता हो। लेकिन बहरैन के अंदर ऑलरेडी 2-3 डिजिटल बैंक मौजूद हैं और ख़ास तौर पर इस्लामी डिजिटल बैंक मौजूद है। तो ये एक देखने की बात है कि ये कैसे काम करेंगे। तो ये 5 बैंक है और ये अब अपनी लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। तो अगले 6 महीने तक हम नहीं देख सकेंगे कि इनमें से कोई सा भी बैंक जो है वो ऑपरेटिव हो। और ये पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो 6 महीने में इसको ऑपरेट नहीं कर सकते या 1 साल में ऑपरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आगे चलकर इनको अपनी कंपनी जो भी है उसको पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा एज ए पब्लिक कंपनी। ये रिक्वायरमेंट है उस अप्रूवल की जो कि लाइसेंस दिया गया है। दूसरे ये कि मैंने नहीं देखा अभी कि उस जो उनको रिक्वायरमेंट एग्री की गई हैं उसमें कैपिटल को किस तरह से उन्होंने देखा है। तो जो कैपिटल इंजेक्शन होगा वो नॉर्मली टीयर बेस होता है। मसलन ये कि पहले साल के अंदर आपने इतना अमाउंट कैपिटल का लाना है, सेकेंड ईयर में इतना लाना है, थर्ड में लाना है। और ये तकरीबन 5 साल का एक प्लान होता है जिसकी बेसिस के ऊपर इनको दिया जाता है। तो ये जो 3 साल का प्लान अगर कोई उन्होंने दिया होगा, तो जो मैं पूरी दुनिया में देखता हूँ कि जिस किस्म की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इन 5 बैंकों के लिए लगता ही है तकरीबन 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बाहर के मुल्कों को ये दिया है लाइसेंस। और इससे एक तो इन्वेस्टमेंट आएगी और दूसरे इससे आपको एक डिफरेंट एंगल या डिफरेंट एक्सपीरियंस भी नजर आएगा। ठीक है, इजी पैसा
ठीक है मौजूद, लेकिन वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेकर आएगा बिकॉज ऑफ द अली पे। और उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगी जो आज वो जो कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से सिंगापुर के अंदर जो होगो बैंक है, वो भी वहां का एक्सपीरियंस लेकर आएगा, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि सिंगापुर इज वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट वेयर 99% और 98% पीपल आर ऑलरेडी हैविंग अ अकाउंट। तो अगर आप ऑलरेडी अकाउंट उनका है, तो सिर्फ उसको क्या यंगस्टर्स जो हैं वो फिर मूव करते हैं डिजिटल बैंकिंग की तरफ से। इसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि तकरीबन आज से कोई 5 साल पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में हांगकांग में सबसे पहले बॉक्स के नाम से बैंक खोला। और जो डिजिटल बैंक था उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी कि जी हमने एक ऐसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की जिसके 1 बिलियन कस्टमर्स हैं, और दूसरी कंपनी टेक्नोलॉजी थी, और थर्ड जो है हांगकांग होल्डिंग थी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो आइडिया ये था कि अगर 1 बिलियन कस्टमर इस चाइनीज कंपनी के हैं, तो जब ये कन्वर्ट होंगी हांगकांग के अंदर, तो हम बड़े आसानी के साथ जो है वो 8-10 मिलियन कस्टमर तो ले ही आएंगे, ठीक है, इन फर्स्ट 2-3 ईयर्स। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक चीज तो बड़ा लेसन लर्नड है कि बेशुमार एक्सपीरियंसेस इस तरह के किए गए हैं बैंकों में भी। मतलब अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने सिंगापुर में किया है, और सिंगापुर में सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स में वो 300 के कस्टमर ले आए हैं, और ये उस बेसिस के ऊपर जो एक्सपीरियंस उन्होंने हांगकांग में किया था। तो बेसिकली उस एक्सपीरियंस को लेकर उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से कस्टमर के पास गए। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, ठीक है। अ, बहुत सारे लोग हैं जो बैंकिंग अभी नहीं कर रहे हैं, और उनके लिए रास्ता खुलेगा। तो अपॉर्चुनिटी होना और उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जो मैं समझता हूं कि अगले 1 साल के अंदर इन कंपनीज को, ये 5 कंपनीज अगर 1 साल के अंदर अपने ऑपरेशन शुरू कर सकें, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। 6 महीना तो मैंने जैसे कहा कि इनको लग जाएंगे अपने तमाम अप्रूवल्स, कैपिटल इंजेक्शन, हायरिंग द पीपल, तो इनको 1 साल तो ये लग ही जाएगा। दूसरा ये कि फिर 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा कि वो उस ऑपरेशन को पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। अगर नाइजीरिया भी बैंक लेकर आ रहा है, ये जो ऑलरेडी डिजिटल बैंक है, तो वो वहां पर बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, क्लियरिंग की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, एटीएम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, क्रेडिट कार्ड की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी। तो अब आप ये देखें कि इजी पैसा को भी काफी टाइम लगा है। मतलब मैं 2 साल पहले ये सुन रहा था कि इजी पैसा जो है क्रेडिट कार्ड लेकर आ रहा है, और आज वो क्रेडिट कार्ड ले आया है। तो इट टेक्स टाइम। तो मेरा अपना व्यू ये है कि 1 से 2 साल लगेंगे इन बैंकों को आने में। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि ये बैंक से हमें ये एक्सपेक्टेशन फौरन नहीं रखनी चाहिए कि ये विद इन 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो बैंक डिजिटल बने हैं, वो कम से कम 3 से 5 साल लेते हैं प्रॉफिट में आने में, या उससे भी ज्यादा। मसलन अगर मैं एग्जांपल आपको दूं यूके की, क्योंकि यूके में ये डिजिटल बैंक 15 साल पहले शुरू हुआ था। एटीएम बैंक कर लें, स्टर्लिंग बैंक कर लें, N26 कर लें, रेवोलूट कर लें, या आप चेस बैंक का, वहां पर डिजिटल बैंकिंग बहुत पॉपुलर है। स्टर्लिंग बहुत पॉपुलर है। स्टर्लिंग की जो एना है वो चेज में हुआ करती थी, जर्मनी के अंदर ऑपरेशन की चीफ, और वो सीईओ है इनकी। तो ये वो बैंक है जिन्होंने आज से 15 साल पहले शुरू किया, एंड वेरी रिसेंटली इसमें से कुछ ऐसे बैंक हैं जो अब प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन बहुत से बैंक जो है अभी भी, जैसे एटीएम बैंक, एटम बैंक है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि दुनिया में, मैंने एक यहाँ मैं अगर लगा सका तो मैं लगा दूंगा, कि मैंने एक एक्सरसाइज 6 साल पहले की थी कि पूरी दुनिया में डिजिटल बैंक कितने हैं। तो उस वक्त तकरीबन कोई 80 to 90 बैंक्स उस वक्त ऑलरेडी थे, और उसका मैंने एक इंफोग्राफिक चार्ट बनाया था, जो कि बाद में बहुत सारी प्रेजेंटेशंस के अंदर इस्तेमाल हुआ। उन्होंने मुझे ईमेल भेजे कि क्या हम ये यूज कर सकते हैं, और मैं उन्हें परमिशन देता रहा।
आज जो है वो, अगर मैं उसको दोबारा बनाने की कोशिश करूं तो उसमें बड़ी टाइम एंड एफर्ट चाहिए होगी, इसलिए कि अब तकरीबन 200 बैंक्स पूरी दुनिया में डिजिटल बैंक मौजूद हैं। तो मेरा अपना ख्याल है इट्स अ गुड स्टार्ट। पैसे जो हैं वो बाहर से आएंगे, मसलन आपके अली पे होल्डिंग, यानी जो इजी पैसा के अंदर पैसे आएंगे वो चाइना से आएंगे, होगो बैंक के अंदर सिंगापुर से आएंगे, नाइजीरियन बैंक के अंदर नाइजीरिया से आएंगे, जो मस्जिद बैंक है उसका यूएई से पैसे आएंगे, और जो कोइत इन्वेस्टमेंट है उसके कोइत से आएंगे। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, एंड इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी के एक कंपटीशन क्रिएट किया जाए जो बाहर की कंपनीज यहाँ के डिजिटल बैंकिंग करें, और उसमें फिर पाकिस्तानी बैंक जो हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा डिजिटल के ऊपर फोकस उनका नहीं है, और मैं किसी और वक्त इस पे वीडियो करूंगा कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है, वो एक नया सिलसिला शुरू होगा कि कंपटीशन स्टार्ट होगा अगले 2 साल के अंदर, कि जो लेगेसी बैंक हैं वो चाहेंगे कि हम अ, इस डिजिटल बैंक के साथ compete करें। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये शायद पिछले साल ही हो जाता, लेकिन यकीनी बात है इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू वो गुजरता है, और मैंने ये मलेशिया में भी देखा है, मैंने ये सिंगापुर में और हांगकांग में। तो मैं नहीं कहूँगा कि शायद पाकिस्तान ने बहुत टाइम लगाया, 3 साल इज अ नॉर्मल स्पेस, बिकॉज रेगुलेटर्स को बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। सोहेल साहब इज अ वेरी कॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वेरी सीनियर, वेरी नॉलेजेबल। मैंने उनके साथ काम किया है, एक प्रोजेक्ट है ये रिटेल पेमेंट का। मेरा अपना ख्याल ये है कि इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच जी। आपको अगर मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए,